हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। पिछले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या है, आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा, आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं और आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व या घटकों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैर आर्थिक पर्यावरण। गैर आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है और गैर आर्थिक पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं गैर आर्थिक पर्यावरण के अर्थ से। देखिए, गैर आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य क्या हुआ? वह सभी गैर आर्थिक क्रियाएं एवं घटक जो किसी देश में उत्पादन कार्य को प्रभावित करती हैं। यानी कि गैर आर्थिक पर्यावरण में गैर आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ से अर्थात वित्त से या धन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन ये किसी भी देश में प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी। इनके कारण किसी भी देश का प्रोडक्शन प्रोसेस प्रभावित होता है। आगे देखिए, तथा जिनके बीच किसी देश के व्यावसायिक संस्थाओं को कार्य करना होता है, गैर आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हो गई? ऐसी क्रियाएं जो किसी भी देश में प्रोडक्शन को एक तो प्रभावित करेगी और साथ ही इन परिस्थितियों के बीच ही रहकर किसी भी देश में प्रोडक्शन कार्य किया जाएगा या व्यावसायिक कार्य या क्रियाएं संपादित की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बताऊं आपको, तो आप ध्यान दीजिए, किसी भी देश का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, किसी भी देश में जो उद्योगों की स्थिति है किसी क्षेत्र में, वो सारी गैर आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित होती है। यानी कि जलवायु, भूमि, प्रदूषण या जिसको हम बोल सकते हैं पर्यावरण वाला जो मैटर है, वो सारा गैर आर्थिक पर्यावरण है जिसमें अर्थ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सामाजिक संस्थाएं जितनी भी है या सरकार की जितनी भी सामाजिक योजनाएं हैं, यदि ये सभी चीज़ें प्रोडक्शन को, उत्पादन को प्रभावित करती है, तो वो सभी गैर आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये गैर आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। गैर आर्थिक पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए कौन कौन से ऐसे घटक हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए भौतिक पर्यावरण क्या होता है? भौतिक पर्यावरण यानी कि जिसमें प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या किसी भी देश के जितने भी शक्ति के संसाधन हैं। शक्ति के साधन कौन से हो सकते हैं? जिनसे हम जल हो सकता है, विद्युत हो सकता है, कोयला, पेट्रोल, आणविक शक्ति, गैस, सौर ऊर्जा, इनकी उपलब्धता कितनी है किसी भी एरिया में, तो ये भी प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगी। किसी भी देश में आधारभूत ढांचे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जल, विद्युत, सड़क, यातायात, संचार, वित्तीय क्षेत्र, बीमा, गोदाम की उपलब्धता या प्रशिक्षण की सुविधाएं, ये सारी आधारभूत ढांचे में सम्मिलित की जाती हैं। और जलवायु के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का तापमान, वर्षा, नमी की स्थिति क्या है, तो ये सारी चीज़ें जलवायु में सम्मिलित की जाती हैं। उस क्षेत्र की स्थलाकृति कैसी है, अर्थात पहाड़ है, पठार है, मैदान है, या समुद्र और नदियाँ अधिक है, नहरें और बंदरगाहों की स्थिति क्या है, तो ये भी क्षेत्र में उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे, वायु, रोशनी की स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें भी जो इकोलॉजिकल फैक्टर है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो फैक्टर्स हैं भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक पर्यावरण एक महत्वपूर्ण गैर आर्थिक तत्व है जो किसी भी क्षेत्र में प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, राजनैतिक पर्यावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य हुआ? यानी कि उस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति कैसी है, यानी कि सरकार की राजनीतिक विचारधारा कैसी है। सरकार की राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी हो सकती है,
समाजवादी हो सकती है, या सरकार तानाशाही प्रवृत्ति को अपना सकती है, या हम बोल सकते हैं सरकार की जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ कौन सी है, यानी कि किस प्रकार की नीतियाँ उन्होंने लागू की है, जनहित में किस प्रकार से काम कर रही है, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सरकार क्या करती है, या हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता कैसी है उस देश में। सरकारें लगातार बदलती जा रही है, आपातकाल की स्थिति इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं, आतंकवाद को इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, या जो हमारा दल है सरकार का वो बहुमत प्राप्त है या अल्पमत में है, यदि बहुमत प्राप्त है तो उसे बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, वो आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन यदि अल्पमत में है तो उसे किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगी देश में। राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति कैसी है देश में, यानी कि अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है, शत्रु राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र हमारे साथ कैसा संबंध करते हैं, कितना वो सहयोग करते हैं, या देश में विदेशी नीति सरकार की किस प्रकार की है। तो ये सारी चीज़ें किस में सम्मिलित की जाती है, ये सारी राजनीतिक वातावरण में सम्मिलित की जाती हैं, और ये भी किसी भी देश में उत्पादन को प्रभावित करती हैं। गैर आर्थिक पर्यावरण के मुख्य घटक है ये। अगला पॉइंट देखते हैं, तकनीकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए तकनीकी पर्यावरण में क्या सम्मिलित किया जाता है, देश में तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास कितना हुआ है, नई वस्तुएं, नए बाजार, नई मशीनरी कैसी स्थापित है, नए उपकरण कितने प्राप्त हो जाते हैं, उनको चलाने के लिए कितनी श्रम शक्ति, प्रशिक्षित श्रम शक्ति अवेलेबल है। तो इस प्रकार से ये सारे तकनीकी पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक वातावरण, हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट। देखिए हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट से यहाँ क्या तात्पर्य हुआ, किसी भी देश का इतिहास या ऐतिहासिक वातावरण उस व्यवसाय की मुख्य आधारशिला है। किस प्रकार से, यानी कि इन पास्ट किसी भी देश का प्रोडक्शन सिस्टम कैसा रहा है, सेलिंग सिस्टम कैसा रहा है, इसे देखकर भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की योजना निर्धारित की जा सकती है। यानी कि पिछला इतिहास को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि उस देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन किस प्रकार के कंजम्पशन को प्रिफर करती है, किस प्रकार का कंजम्पशन वो चाहती है, उनका दृष्टिकोण कैसा है। तो इस प्रकार से उस दृष्टिकोण को पता करके उसी के आधार पर प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ऐतिहासिक वातावरण भी इसको प्रभावित करेंगे, यानी कि किसी क्षेत्र का इतिहास कैसा रहा है। यदि बहुत अच्छा लग्जरी इतिहास रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं समृद्ध इतिहास रहा है, तो आगे वाली पीढ़ियाँ भी उसी अकॉर्डिंग कार्य करेगी और उसी तरह का वो कंजम्पशन करना चाहेगी, अपनी उपभोग को उसी प्रकार का निर्धारित करेंगी। तो जिससे इससे भी हमारा प्रोडक्शन प्रभावित हो जाता है। और ये सारे गैर आर्थिक है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट क्या हो गया, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, उसकी कला, साहित्य या उसकी जीवन शैली वहाँ की कैसी है, ये सारी सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित की जाती है। संस्कृति के अंतर्गत व्यक्तियों का दृष्टिकोण कैसा है, यानी कि वो उपभोग को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं या नैतिकता को, अथवा हम बोल सकते हैं बचत को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये सारे सांस्कृतिक पर्यावरण में हम सम्मिलित करते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट होता है कि प्रोडक्शन कितना किया जाए। जब समाज के व्यक्ति बहुत ही शालीनता को प्राप्त करते हैं, उनमें दिखावे की भावना नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में प्रोडक्शन कम चाहिए होगा, क्योंकि उनका उपभोग भी कम होता है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में दिखावे की प्रवृत्ति है, बहुत शान शौकत से आराम से रहना लोग पसंद करते हैं, श्रम नहीं करना चाहते, तो फिर वो तकनीकी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे और वो किसी भी प्रकार से उपभोग को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होगा। तो इस प्रकार से ये सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रोडक्शन के क्षेत्र को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं हम शैक्षिक पर्यावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। देखिए किसी भी प्रकार से नो डाउट एजुकेशनल एनवायरनमेंट, शैक्षिक वातावरण, ये किसी भी देश में गैर आर्थिक पर्यावरण में मुख्य घटक रहता है और प्रोडक्शन को भी प्रभावित करता है, किसी भी क्षेत्र के समस्त संरचना को प्रभावित करता है। किस प्रकार से, देखिए समाज में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलन में है वो किस प्रकार की है, शैक्षिक स्तर किस प्रकार का है, लोगों का शिक्षा के प्रति किस प्रकार का नज़रिया है,
या वो कैसा नज़रिया रखते हैं। देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ समाज ऐसे हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा को प्रीफर करते हैं, चाहे वो बालक शिक्षा है या बालिकाओं के लिए शिक्षा है, तो ऐसे क्षेत्रों का विकास बहुत ज़्यादा होगा। यदि समाज शिक्षा के प्रति अच्छा नज़रिया नहीं रखता है, दृष्टिकोण उसका कुछ जिसमें हम बोल सकते हैं कि ड्यूअल पॉलिसी है, बालिकाओं की शिक्षा को प्रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, बालकों की शिक्षा को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसका इफेक्ट होगा कि जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है हमारा महिलाओं के रूप में, वो पिछड़ा हुआ रह जाएगा, उसका प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं मिलेगा। नो डाउट केवल प्रोडक्शन में ही नहीं, हर स्तर पर विकास को महिलाएं आगे आ सकती है, वो उससे हम वंचित रह जाएंगे। समाज में शिक्षा के प्रति क्या नज़रिया है, तो इस प्रकार से शैक्षिक वातावरण भी इसको प्रभावित करेगा, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसमें किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली अडॉप्ट की है, तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, परंपरावादी शिक्षा प्रणाली है, या जो नवीन तकनीकें हैं शिक्षा के अंतर्गत वो अडॉप्ट की जाती है। यदि परंपरावादी शिक्षा प्रणाली है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि समाज में रोजगार नहीं बढ़ पाएगा, वो शैक्षिक बेरोजगारी को बढ़ावा देंगी, क्योंकि उस स्तर पर हमारे देश में जैसे ही गतिशीलता बढ़ती है, विकास बढ़ता है, शिक्षा की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। लेकिन यदि प्रणाली हमारी शिक्षा की चेंज नहीं हुई है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से शैक्षिक वातावरण किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला पॉइंट देखिए, वैधानिक पर्यावरण, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? लीगल एनवायरनमेंट वो पर्यावरणीय परिस्थिति है जिसके अंतर्गत कोई भी उद्योग स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। यदि किसी भी क्षेत्र में जिसको हम बोल सकते हैं बहुत अच्छे से वैधानिक प्रावधान सरकार ने किए हैं, तो आसानी से उद्योग स्थापित होंगे और वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे। उन्हें फ्रीडम है, उन्हें पता है कि हमें यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन वैधानिक नियमों के अंतर्गत हमें रेमेडीज उसकी प्राप्त हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार की किसी लॉ में कमी है, किसी भी प्रकार की वैधानिक जो संविधान के अंतर्गत वैधानिक प्रावधान है वो पूर्ण रूप से नहीं किए गए हैं, तो व्यवसाय स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम व्यावसायिक संनियम को सम्मिलित कर सकते हैं, बिजनेस लॉ जो भी है, जितने भी आर्थिक संनियम है, MRTP एक्ट है, फेमा से भी, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, काला बाजार निरोधक अधिनियम, ये सारे, या माप और बाट और मापतोल अधिनियम है, ये सारे अधिनियम इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। लेबर से संबंधित जितने भी अधिनियम है, कारखाना अधिनियम हो गया आपका, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, मजदूरी भुगतान अधिनियम है, औद्योगिक विवाद अधिनियम है, या कर्मचारियों से संबंधित बीमा अधिनियम हो गया, भविष्य निधि से संबंधित अधिनियम हो गया, ये सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से वैधानिक पर्यावरण भी गैर आर्थिक पर्यावरण का मुख्य घटक है। अगला है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या हुआ? किसी भी क्षेत्र का समाज कैसा है, समाज का दृष्टिकोण कैसा है। यदि समाज परंपरावादी, रूढ़िवादी, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, परंपरा का दृष्टिकोण रखता है, तो वो समाज बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, बहुत ज़्यादा गतिशील नहीं हो पाता, विकास नहीं कर पाता। इसके विपरीत यदि समाज का दृष्टिकोण विकसित है, विकासशील है, वो आगे बढ़ने की सोचता है, तो इस प्रकार से आधुनिकतावादी दृष्टिकोण अपनाता है, तो उस समाज का बहुत अच्छे से विकास होगा। वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं भी विकसित हो जाएंगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, दूसरी क्षेत्रों का अच्छा से डेवलपमेंट होगा। तो ये सारा सामाजिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नैतिक पर्यावरण। नैतिक पर्यावरण यानी कि इथिकल एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं, यदि अर्थात समाज में यदि नैतिक मूल्यों का पालन किया जाता है तो ये नैतिक मूल्य प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं कि किसी भी प्रकार की व्यवसायिक क्रियाओं में नैतिक मापदंडों का यदि पालन किया जाएगा, आदर्शों को ध्यान रखा जाएगा, तो इससे इसका इफेक्ट होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें किसी प्रकार की चीटिंग की संभावना नहीं रहेगी। यानी कि चीटिंग का मतलब क्या हुआ? यदि समाज नैतिक मूल्यों को अपनाता है तो फिर वो जीवन की हानि को समझ के चलेगा, यानी कि नकली माल या मिलावट, इन चीज़ों को वो काम में
नहीं लेगा, वो एक प्योरिटी देगा, चाहे कीमत उसकी ज़्यादा रख ले, लेकिन वस्तु में इस प्रकार की मिलावट नहीं करेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। एक हमारे समाज की व्यवसाय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। नैतिक मूल्यों का ह्रास होने के कारण ये व्यवसायी मिलावट करने से नहीं चूकते, किसी भी प्रकार की मिलावट। उसका इफेक्ट क्या होता है व्यक्ति के जीवन में, पर्यावरण पर, पशुओं पर, सभी पर, हर जीवन को उसका नुकसान भोगना पड़ा है। ये जितनी भी नई नई बीमारियां जो सामने आ रही है, इसका मेन कारण क्या है? ये नैतिक मूल्यों का ह्रास। जब नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं हुआ था तो इस प्रकार की मिलावटखोरी प्रचलन में नहीं थी। हालांकि प्रत्येक व्यवसाय का ऑब्जेक्ट था अपने लाभों को अधिकतम करना, पर इस प्रकार से वो लाभ अधिकतम करना नहीं चाह रहा था। वो कीमतों को बढ़ा के लाभ अधिकतम कर सकता था और करता था। तो ये नैतिक मूल्य भी, ये नैतिक पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यदि नैतिक पर्यावरण हमारा अच्छा है तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी है पर्यावरण, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य हुआ? जितना भी भौतिक और जैविकी परिस्थितियाँ हैं वो सारी इसमें सम्मिलित की जाती है। यानी कि आप देखिए, जब भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय किया जाता है तो वो बहुत सारी प्रदूषण फैला देता है, चाहे वो हवा से संबंधित है, वायु या जल संबंधित प्रदूषण है। उस क्षेत्र को गंदा कर दिया, उसमें रासायनिक जितने भी उसका जो निकला है गंदगी, जो रासायनिक पदार्थ निकले हैं वो सारे, या धूल, धुआं, जहरीली गैस उसने छोड़ दी है, ये सारा इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो पर्यावरणीय वातावरण भी इन तत्वों को प्रभावित करता है, व्यवसाय भी इनको प्रभावित कर रहा है और ये सारे तत्व मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकीय पर्यावरण एक गैर आर्थिक तत्व हो गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, पर्यावरण, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। क्या होता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट? यानी कि हमारे देश में आयात निर्यात की क्या व्यवस्थाएं हैं, विदेशों से प्रतिस्पर्धा कितनी करनी पड़ रही है हमें, कच्चे माल और इनका आयात कैसे किया जाएगा, उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सम्मिलित की जाती हैं। या विदेशी सरकारों की नीति उनके उद्योगों के प्रति कैसी है, हमारे देश की नीति हमारे उद्योगों के प्रति कैसी है, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनका बचाव किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आयात कर या निर्यात कर है, जो आयात कर है उनकी स्थिति किस प्रकार की है, ये सारी इसमें सम्मिलित की जाती है। इसीलिए एक देश में यदि जिसको हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अच्छा है तो उस देश का विकास भी तीव्र गति से होगा। तो ये सारे गैर आर्थिक तत्व हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा गैर आर्थिक तत्व या घटक। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के टॉपिक को समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।